Let's start on our new topic, continue topic, Accounting Standard 25, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसमें कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं, कौन सी चीज को पब्लिश करना है और क्या होता है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे मिनिमम डिस्क्लोजर ऑफ नोट। Following minimum disclosure of notes and explanatory statement should be made। अब क्या क्या करना पड़ेगा तो ध्यान देना। A statement that the same accounting policy are followed in interim financial statement as this allowed in the recent financial statement, or if this policy have been changed, description of nature and effect of change will be disclosed। यानी आप जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पॉलिसी जो फॉलो कर आपको वही फॉलो करना है, चेंजेस नहीं लाना है। और अगर कोई चेंज आता है तो उसका किस प्रकार का चेंज है, उसका इफेक्ट क्या, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, डिस्क्रिप्शन अबाउट सीजनल और साइक्लिकल इफेक्ट ऑन इंटरिम फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका सीजनल में चेंज होता है, जैसे कितनी सीजन होती है बिजनेस की, जहाँ पे उनका टर्नओवर सेल्स चेंज होता है, तो वो भी आपको उसकी कौन सा चेंज है, उसकी इफेक्ट क्या है, वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, unusual factor that affect asset, liability, equity, income, cash flow, expense will be disclosed। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, आपने जो एस्टीमेट निकाला था उसमें कोई चेंजेस आता है तो उसकी भी इफेक्ट देनी पड़ेगी। चेंज इन डेब्ट एंड इक्विटी टू इश्यूएंस, रीपर्चेज और रीपेमेंट, अगर कोई चेंज आता है इक्विटी के अंदर, डेब्ट के अंदर, चाहे आपने उसको इश्यू किया हो, रीपर्चेज किया हो कि रीपेमेंट किया, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ डिविडेंड पेमेंट बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर आ ही जाएगा। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, ये आप इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे, व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो भी आपको बेसिकली डिस्क्लोज करना है। मटेरियल इवेंट डेट अकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड, कौन सी इवेंट ऐसी है जो इंटरिम पीरियड के बाद होने वाली, वो डिस्क्लोज करना है। एंड एनी इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एंटरप्राइज, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी चेंजेस आता है स्ट्रक्चर में, चाहे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, कोई बिजनेस एक्वायर कराओ, रीपर्चेज कराओ, डिस्पोज कराओ, कोई रिकंस्ट्रक्ट कराओ, रीमोडिफाई कराओ, तो वो सब भी बताना पड़ेगा। एंड चेंजेस इन कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हम फुट नोट पे बताते हैं, अगर उसके अंदर भी कोई चेंजेस आता है तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये सब चीज आपको डिस्क्लोज करना फर्जियात है। क्लियर। नाउ कम मटेरियलिटी, ऑलरेडी मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि मटेरियलिटी का मतलब जे पण मटेरियल इन्फॉर्मेशन છે બધી डिस्क्लोज करवी फर्जियात છે। बिकॉज ऑलरेडी आपने पढ़ा था कन्वेंशन के अंदर कंपलसरी 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन थे, कन्वेंशन के अंदर आपने पढ़ा था, सिद्धांतों के अंदर आपने पढ़ा था मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो मटेरियलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट and fundamental concept underlying financial report. Therefore, the standard provided in deciding how to recognize, measure, classify or disclose item for interim financial reporting purpose, materiality should be assessed। याद रखना, अंडरलाइन कर देना, मटेरियलिटी जे पण कामनी माहिती છે ભલે નાની હોય એને પણ डिस्क्लोज કરવું कंपलसरी છે। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल if is misstatement, that is omission or error को influence the decision of user। सीधी बात है कि छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल या मददगार साबित हो सकती है। तो आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अनडिस्क्लोज नहीं रखनी है जो मटेरियल हो। क्लियर, आपको सभी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। क्लियर। अब देखो यहाँ से आपके जो प्रैक्टिकल सम्स आते हैं उसके रिलेटेड टॉपिक आते हैं। सीजनल रेवेन्यू, सीजनल का मतलब क्या होता है भाई, कितने बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, तो ऑब्वियसली उस समय उनका जो सेल्स होता है, जो टर्नओवर होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या डिफरेंसेस आते हैं। तो एज एक्सप्लेन्ड इन द डिस्क्रीट व्यू का मतलब क्या पढ़ा था कि जो चीज जिस क्वार्टर की है उसको उसी में बताना है। Therefore, such revenue are recognized when they occur। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि डिस्क्रीट व्यू का मतलब ये था कि जो रेवेन्यू, जो इनकम, जो एक्सपेंस, जो सेगमेंट की है, जो क्वार्टर की है, जो इंटरिम पीरियड की है, उसको उसी में डिस्क्लोज करना है। एग्जाम्पल इंक्लूड डिविडेंड, रॉयल्टी, गवर्नमेंट ग्रांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडिशनली
Some enterprise consistently earn more revenue in certain interim period of a financial year than in other. Example, agriculture business with seasonal crop, holiday companies, seasonal revenue of retailer. तो such revenue are recognized when they occur. Practical में काम आएगा, याद रखना एक एग्जाम्पल है इस पे. तो क्या बताया कि जो रेवेन्यू जो सीजन का है वही सीजन में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है. क्लियर. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू डिसम्बर each year sales and income are higher, lower revenue and net income reported in current interim period September are in line with past trend. Clear. इसी तरह आता है चेंज इन एस्टीमेट, जैसे अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड इन करंट पीरियड विल रिफ्लेक्ट एनी चेंज इन एस्टीमेट ऑफ रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट या तो पहले इंटरिम पीरियड. द अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड इज नॉट एडजस्टेड, हाउएवर एनी चेंज इन एस्टीमेट में बी डिस्क्लोज. भी हमने बताया था कि आपकी पॉलिसी में चेंज आता है, कुछ चेंजेस आता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. देखो एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर लाइकली लॉसेस फॉर एस्टिमेटेड इन द पीरियड एंडेड जून एट 32.35 lakhs. Consequently, out of court negotiation which are in progress, the loss is expected to restrict to 28 lakh, 35 lakh, 28.30. यानी तुमने सोचा था इतना मगर एक्चुअली में कितना हुआ 28.35 lakhs. So difference of 4 lakh has been adjusted and separately reflect. याद रखना कहाँ बताना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा, in current statement of profit and loss. Clear. इसी तरह अगर आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो उसके बारे में क्या करना, पहला देखा आपने सीजन के बारे में, दूसरा देखा एस्टीमेट के बारे में. इसी तरह आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. If there is change in accounting policy within current financial year and the effect of change in accounting policy be applied respectively, therefore prior इसके पहले की should be restated to include the effect of change. Clear. However, restatement does not apply. आपको restatement बनाने की जरूरत नहीं है. Clear. यानी ये सब प्रैक्टिकल में आपको काम आएगा, जब सम करोगे तो आपको समझ में आएगा. इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉस्ट, मींस खर्चा. कॉस्ट इंकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. तो कॉस्ट देता इंकर्ड अनइवनली यानी जो रेगुलर नहीं है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शुड बी एंटिसिपेटेड और डिफर्ड फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस इफ एंड ओनली if it is appropriate to anticipate or defer that type of loss. Clear. अगर जरूरी है तो ही, वरना जरूरत नहीं है. इसी तरह आता फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेस एंड लॉस. ये भी सीधी है कि भाई जैसे ही इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन में चेंज आएगा, फॉरेन करेंसी में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपकी इंटरिम रिपोर्ट में पड़ेगा. क्लियर. ये सब चीज आपके काम की नहीं है. अब सेम चीज आती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अराउंड बिजनेस प्रोविजन है. सो हाँ, हाउ आर द शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट डिटरमाइन फॉर इंटरिम पीरियड. अब ये भी तुम्हारा यूनिट 3 है, एम्प्लॉय बेनिफिट. पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, पूरा के पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है. इसके बारे में एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में जो तुम्हारा पूरा यूनिट 3 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है जो यूनिट 3 है. वेदर एम्प्लॉय बेनिफिट पेएबल within the 12 months from the end of interim period are considered to be short term, or employee benefit payable within 12 months from the end of financial year, याद रखना वो interim था, are also considered to be short term. Clear. ये तुम्हारा थियरी पोर्शन टोटली कवर होता है. अब आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे शेयर की हुई है. आप लोग पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं पहले वो क्वेश्चंस को कॉपी कर ले, ताकि जब मैं इसको प्रैक्टिकल कराऊंगा, प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या दिया है. क्लियर. क्वेश्चन क्या दिया है बेसिकली आप लोग लेके बैठना, मैंने पीडीएफ में दिया है. अब मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाऊंगा. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है पीडीएफ में. सब पहले क्वेश्चन को
नोट डाउन कर ले बुक में, इजी है, जितने बड़े क्वेश्चन है उससे छोटे सॉल्यूशन है। तो क्या दिया हुआ है, यूपीए लिमिटेड प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली ऑन 600 प्री टैक्स प्रॉफिट, टैक्स पहले इन फर्स्ट क्वार्टर, यानी पहले क्वार्टर में यूपीए लिमिटेड को 600 लाख का फायदा होता है। जो फर्स्ट क्वार्टर खत्म कब होता है, 36/2009, बट एक्सपेक्ट टू इनकर लॉस ऑफ 200 लाख इन ईच रिमेनिंग 3 क्वार्टर। बाकी के जितने भी क्वार्टर है उसमें हर क्वार्टर में इसको इसको 200 लाख रुपए का नुकसान होने का एस्टिमेटेड है, विच रिजल्ट इन जीरो इनकम। तो कॉमन है, इनकम जीरो हो जाएगी क्योंकि 3 क्वार्टर का 200 200 600, and tax rate is 35%. Calculate tax expense to be reported in each quarter as per accounting standard 25। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया इंटरिम पीरियड, अब यहाँ पे क्वार्टरली बोला है तो इसका मतलब तुम लिखो तो अच्छा है। तो पहला क्वार्टर आपका कब ओवर होता है, 30/6/2019, क्लियर होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, सीधा बता दिया है। सेकंड क्वार्टर आपका कब खत्म होगा, सेकंड क्वार्टर आपका कब खत्म होगा, 30/9/2019, सेकंड क्वार्टर आपका ये तारीख को खत्म होगा। थर्ड क्वार्टर आपका कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2019, सीधी सी बात है, 3 महीने के क्वार्टर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। और आपका फोर्थ क्वार्टर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020, क्लियर, ये आपके क्वार्टर हुए। आपको प्री टैक्स प्रॉफिट दे दिया है 600 लैक्स। अब देखो मैं यहाँ पे अलग अलग लिखने के बदले यहाँ लिख देता हूँ इन लैक्स। कितना दिया है, पहले क्वार्टर में 600 लाख, दूसरे क्वार्टर में 200 लाख का नुकसान, तीसरे क्वार्टर में 200 लाख का नुकसान, चौथे क्वार्टर में 200 लाख का नुकसान है। अब आपको दिया टैक्स एक्सपेंस कितना है, 35%, तो 600 लेख के 35% कितने हुए, 210 लाख, कितने हुए, 210 लाख। सेकंड क्वार्टर में 200 लाख का 35% -200 था तो -70, -70, -70, तो आपने टोटल करा तो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ फॉर द ईयर, 0। कितना हो गया टोटल टैक्स एक्सपेंस, कितना हो गया आपका, नील हो गया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अब मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, अब मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्वेश्चन पीडीएफ में से लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। इंडीकॉम लिमिटेड क्वेश्चन पे ध्यान देना, इनकॉम लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 30 सितंबर 2018, याद रखना कब खत्म होता है, 30 सितंबर 2018, एंड रिपोर्ट क्वार्टरली। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ईयर एंड ऑन 31 मार्च, मगर टैक्स के मुताबिक आपका साल खत्म कब होता है, 31 मार्च एवरी ईयर। फॉर द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग ऑन, फॉर द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग ऑन, for the accounting year beginning on 1st-10-2017 and end on 39 for the quarterly income as follow। आपकी इनकम दे दिए कि पहले क्वार्टर में आपकी इनकम 400 लाख है, दूसरी क्वार्टर में 400 लाख है, तीसरी क्वार्टर में 400 लाख है, चौथी क्वार्टर में 400 लाख है, और आपका टैक्स रेट कितना है, 30%। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अब ये भी क्वेश्चन ध्यान देना कि 2018 तक आपका टैक्स रेट है 30% और 2019 से बराबर आपका टैक्स रेट है ये। तो कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। तो आपको डेट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। आपको टैक्स एक्सपेंस पूछा हुआ है, आपको क्या पूछा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस पूछा हुआ है, तो ध्यान देना, खास ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास ध्यान देना। टैक्स एक्सपेंस कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मैं जो डेट्स है उसके अंदर ध्यान दूंगा। क्लियर, देखो तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वही अपना क्वेश्चन,
इंटरिम पीरियड। क्लियर। यहाँ पे आएगा आपको प्रॉफिट या तो लॉस ऑफ द क्वार्टर दिया हुआ है और आपको ढूंढना है टैक्स रेट या तो आपका इनकम टैक्स रेट कितना है। तो पहला आपका पीरियड कब होता है? 31/12/2017 को खत्म होता है, जहां पे आपका प्रॉफिट कितना था? 400 लैक्स। क्लियर। अभी थोड़ा बहुत आप लोग समझना क्योंकि प्रैक्टिकल है और टैक्स रेट सबका आपका अलग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट दिया हुआ है वो 30% दिया हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। से फर्स्ट क्वार्टर हुआ, सेकंड क्वार्टर आता है जो आपका खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018। वहां पे भी आपका प्रॉफिट कितना दिया? 400 लाख। टैक्स रेट कितना है? 30%। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वार्टर कब आएगा जो खत्म होगा? 30/6/2018 को। 30/6/2018 को। यहाँ पे भी आपका कितना दिया? हर साल आपका कॉमन दिया है, मगर यहाँ से आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 40%। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ तक आपका इतना रहता है। लास्ट क्वार्टर कब होगा? 30/9/2018 में सीधा दिया था कि भाई 31 मार्च 2018 तक आपका टैक्स रेट 30% था। उसके बाद आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका टैक्स रेट ढूंढेंगे। तो 400 का टैक्स रेट कितना आता है? 120 लाख। कितना आता है? 120 लाख। इसी तरह अब हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे भी 400 का आपका टैक्स रेट कितना आता है? 120 लाख। क्लियर। 400 का 40% कितना हुआ? 160 लाख। 400 के 40% कितने हुए? 160 लाख। तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल टैक्स कितना हुआ? टोटल टैक्स कितना हुआ? टोटल टैक्स पूछा, टोटल टैक्स कितना हुआ? तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स हुआ 120 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 160 इज इक्वल टू 560। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? व्हाट विल बी द इफेक्टिव टैक्स? व्हाट विल बी द इफेक्टिव टैक्स? तो ध्यान देना, आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा? तो याद रखना, इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू 560 डिवाइड बाय आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? 1600। 560 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट आया, वो कितना आया करके देख लो आप लोग। 35%। तो दिस इज योर आंसर। इसको बोलते हैं टैक्स रेट। अब तुम बोलोगे सर आगे वाले सम में तो तुमने अलग कराया था। आगे वाले सम का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपके अलग अलग क्वार्टर का टैक्स था, बराबर। तो हमने फाइंड आउट करा टैक्स रेट कितना है, मगर हमको पूछा इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है? पूरे साल का टैक्स रेट 560, यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट कितना है? 1600 इंटू 100। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हुआ 35%। कितना हुआ? 35%। क्लियर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो देखो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में इजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? CBZ Limited present interim financial report quarterly on 1st April 2017. CBZ had carry forward loss, थियरी पे याद रखना कितना लॉस है? 400 लाख for income tax purpose for which deferred tax has not been recognized। यानी 400 लाख अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं करे। The CBZ on ₹500 lakh in each quarter। हर क्वार्टर में 500 लाख कमाता है एक्सक्लूडिंग लॉस। इसमें लॉस इंक्लूड नहीं है। इनकम टैक्स रेट इज 40%। आपका टैक्स रेट कितना है? 40%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर। तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन के अंदर ही है, आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना है? पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता तो आपको समझ में आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है? 500 लाख पर क्वार्टर।
तो एक क्वार्टर के 500 लाख हुए तो पूरे साल का आपका प्रॉफिट कितना हुआ 200 लाख। क्लियर, मैं लेख नहीं लिख रहा हूँ, लेक्स नहीं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद क्या बताया कि उसमें आपका क्या था, कैरी फॉरवर्ड लॉस था, तो हमने कैरी फॉरवर्ड लॉस क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। कितना है कैरी फॉरवर्ड लॉस, आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस दिया था ना कि 400 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिला, टोटल प्रॉफिट टैक्सेबल, जिसको हम बोलेंगे टैक्सेबल, क्योंकि जो लॉस है वो तो हम माइनस कर देंगे। तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी 1600 लाख। क्लियर, कितना आया 1600 लाख। अब सबसे पहले तो हमको इफेक्टिव ढूंढना है, इफेक्टिव के पहले हमको टैक्स निकालना पड़ेगा। सब में दिया था टैक्स रेट कितना है, आप चेक कर सकते हो 40%। तो 1600 रुपए का 1600 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% इज इक्वल टू कितना आया 640 लाख आपका टैक्स हुआ। कितना टैक्स हुआ 640 लाख। अब अगेन आपको पूछा व्हाट विल बी द इफेक्टिव टैक्स रेट, व्हाट विल बी द इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे ढूंढेंगे, तो ऊपर ही मैंने आपको इफेक्टिव टैक्स रेट ढूंढते सिखाया है। इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है 640 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट कितना है, भाई टोटल प्रॉफिट पूछ रहा हूं मैं, याद रखना टोटल प्रॉफिट पूछ रहा हूं। चेक करो क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना है, सर टोटल प्रॉफिट तो हमारा 2000 रुपए। यस, टोटल प्रॉफिट आपका 2000 ही रहेगा जैसे ऊपर वाले सब में किया था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव टैक्स रेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 32%। ये तुम्हारा सॉल्यूशन था। देखो तीन सम में कुछ ना कुछ चेंजेस था। ऊपर वाले सब में खाली हमको टैक्स एक्सपेंस था तो हमने डायरेक्टली क्योंकि नहीं लाया तो इफेक्टिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर सेकंड क्वेश्चन जब हमने देखा तो वहां पे दिया था कि इतने समय में आपका इतना रहेगा, इतने समय में इतना रहेगा। तो मेरा टोटल टैक्स हुआ 560 लाख। तो मेरे को इफेक्टिव ढूंढना था, तो मैंने क्या करा 560 लाख डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100 तो 35 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि भाई मेरी फर्म के अंदर पहले से 400 लाख का नुकसान है और हर क्वार्टर में मैं 500 लाख कमाऊंगा। तो मैंने क्या करा 500 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर यानी 2000 लाख, उसमें से जो कैरी फॉरवर्ड लॉस था वो माइनस करा तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया 1600। तो 1600 के 60% 40% जो टैक्स रेट था वो निकाले तो कितना है 640 लाख। अब इफेक्टिव कैसे ढूंढेंगे कि टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100। क्लियर, समझ में आया, क्लियर बेटा, एकदम कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट टाइम पे जो सीजनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल टॉपिक को स्टडी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आपका सॉल्यूशन है। इंडकॉम लिमिटेड इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट। क्वार्टर वाइज इज अंडर, आपको क्वार्टर वाइज दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका सेल्स कितना है 15%, सेकंड क्वार्टर में सेल्स कितना है 15%, थर्ड क्वार्टर में सेल्स कितना है 50% एंड फोर्थ क्वार्टर में सेल्स कितना है 25%। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून, कौन सी की बात कर रही है, फर्स्ट क्वार्टर। गिव यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी पहले क्वार्टर में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि सेल्स आपका 50 करोड़ है और सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस 40 करोड़ है, 30 + 2 + 8। यानी पहले क्वार्टर में आपका सेल्स 50 करोड़ है और उसमें आपका एक्सपेंस 40 करोड़ है। इनकॉम लिमिटेड while preparing interim financial report for the first quarter want to defer का मतलब क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर 16 करोड़ टू द थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट third quarter is having more sale, therefore third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature of business and the expenditure are same throughout the quarter, calculate the result of first quarter as per accounting standard 25 and comment on view। यानी क्वेश्चन यही बोला है कि भाई 4 क्वार्टर का सेल्स का परसेंटेज दिया, कितने परसेंटेज है, और क्वेश्चन ऐसा बोला है कि भाई आपको फर्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दी कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका सेल्स 50 करोड़ है, आपके एक्सपेंस 40 करोड़ है। तो कंपनी सोचती है कि भाई फर्स्ट क्वार्टर के 40 करोड़ में से हम 16 करोड़ थर्ड क्वार्टर में डाल देवे। क्यों डाल देवे, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में सेल्स ज्यादा है तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा।
तो क्या ये उनका सोचना, उनका ये करना सही है? अगर सीजनल नेचर का बिजनेस है तो, अगर नहीं है तो क्यों है? क्लियर? तब कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, ध्यान देना। सेल्स कितना है? 50 करोड़। 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 ध्यान देना, मोस्ट एमपी टॉपिक है। सेल्स कितना दिया आपको? 50 करोड़ दिया हुआ है। क्लियर? सेल्स आपको दिया हुआ है 50 करोड़ रुपीस। सेल्स आपको दिया हुआ है 50 करोड़ रुपीस। ना आपके एक्सपेंस कितने? आपके एक्सपेंसेस है, आपके एक्सपेंसेस है माइनस माइनस एक्सपेंसेस कितने दिए? तो आपके एक्सपेंसेस है 40 करोड़। तो कॉमन सी बात है कि भाई आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको ये क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ, तो ए माइनस बी करोगे तो ये क्वार्टर में आपका प्रॉफिट होगा 10 करोड़। क्लियर? अब कंपनी ने क्या बोला था कि भाई हम ये 40 करोड़ में से 16 करोड़ नेक्स्ट क्वार्टर में ले जावे, तो क्या ये हमारा आर्ग्यूमेंट सही है? ये क्या हमारा ये आर्ग्यूमेंट सही है? तो कॉमन एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के मुताबिक, अब मैं देखो थियरी लिखता हूँ, आपका आंसर तो खत्म हो गया कि आपका स्टेटमेंट बन गया कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका सेल्स 50 करोड़ ही दिखाया जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में आपका एक्सपेंस 40 करोड़ ही दिखा जाएगा और प्रॉफिट 10 करोड़ ही रहेगा। अब आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? तो कंपनी व्यू ऑफ 16 करोड़ expense to third quarter having more sales। कंपनी क्या बोलती है कि भाई थर्ड क्वार्टर में हमारा सेल्स ज्यादा है तो हम इसको थर्ड क्वार्टर में डाल दे, is incorrect because, अब एक्सप्लेनेशन में आगे नहीं लिखता, आपको समझ जाना क्या आएगा, because as per accounting standard 25, as per accounting standard 25, the expenditure when they incurred, यानी जब हुए हैं, shall be shown in that क्वार्टर ओनली, यानी जो खर्चा जो क्वार्टर में हुआ है उसको हमें वही क्वार्टर में एक्सप्लेन करना फर्जियात है। क्लियर? ये तुम्हारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पॉलिसी बोलती है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत मस्त टॉपिक है, प्लस माइनस सच करना है। देखो ध्यान देना, इसको मैं ओरली बता देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। MMTC saw the net profit of 5,40,000 for Q3 after incorporating following, यानी नीचे जो तीन इंफॉर्मेशन दी है वो करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 5,45,000। क्या बताया कंपनी ने? तो देखो, बेड डेप ऑफ 30,000 इंकर ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी थर्ड क्वार्टर में आपका 30,000 का बेड डेप हुआ। 50% ऑफ बेड डेप हैव बीन डिफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर। कंपनी ने क्या करा कि ये क्वार्टर में 30 कॉमन, आपने अभी बताया कि जो खर्चे जब के तभी लिखना, जैसे सीजन में देखा, तो कंपनी ने क्या करा कि 30,000 में से सिर्फ 50% जो क्वार्टर में लिया, 50% नेक्स्ट क्वार्टर में कर दिया। ये सही है भाई? गलत है। कैसे करना बाद में देखते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 28,000 incurred during the quarter has been fully recognized। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 28,000 का खर्चा हुआ ये क्वार्टर में, इसको यही क्वार्टर में लिखा, तो भाई ये कंपनी की प्रोसेस बराबर है। क्लियर? बराबर करा कि जो खर्चा था वो तभी लिखो। इसी तरह एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 36,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज ऑफ मेथड, यानी ये महीने में आपने जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करी तो 30,000 रुपए का, 36,000 रुपए का आपका अलग आया, तो इसको कंपनी ने यही रखा। तो बराबर है भाई, बराबर। इसका मतलब कंपनी ने ये 3 ट्रांजेक्शन में से ये 2 ट्रांजेक्शन बड़े करे कि जो खर्चे जब हुए तभी लिखे, मगर ऊपर वाले में क्या कर दी? गलती कर दी। तो कॉमन आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो कैसा आया? गलत आया। नेट प्रॉफिट आया वो कैसा आया? गलत आया। तब कॉमन, अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, इसको कंपनी सॉल्व आउट कैसे करेगी? ध्यान देना, कंपनी इसको सॉल्व आउट कैसे करेगी? तो देखो सम नंबर 5। क्लियर? कंपनी क्या करेगी? तो नेट प्रॉफिट कितना था कंपनी का? 5 लाख
40,000। क्लियर, 5,40,000। अब कंपनी ने 30,000 रुपए बेड डेप, 30,000 रुपए बेड डेप ये क्वार्टर के थे, तो कंपनी ने ये क्वार्टर में सिर्फ 50% लिए। इसका मतलब जो भी 50% क्या है, 50% क्या है, बेड डेप को लेना बाकी है। तो 50% 50,000 के 30,000 के, सॉरी यस 30,000 के 50% कितने हुए, 30,000 के 50% कितने हुए, 15,000। यानी ये 15,000 कंपनी ने इस बार गिने नहीं है, कंपनी ने इस बार गिने नहीं है। तो कॉमन है कंपनी ने 15,000 गिने नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बताता होगा। तो कॉमन है 5,40,000 में से 15,000 मार दो, माइनस कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 5,25,000, 5,25,000। तो रूल्स के मुताबिक आपको यही शेयर करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद सम नंबर 6 सेम टू सेम यही है, इसके लिए मैं इस पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सम नंबर 7 की बात करते हैं, तो सम नंबर 7 क्या बोलता है, थियरी क्वेश्चन है। ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस इन सेकंड क्वार्टर में मार्केट प्राइस कम हो गई। पेटल लिमिटेड इंक्लूड अ लॉस, पेटल लिमिटेड को लॉस हुआ। द मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्रीवियस लेवल बाय द एंड ऑफ द ईयर। मगर जैसे साल खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस जो थी वो आ गई। एट द एंड ऑफ ईयर डिक्लाइन वाज नॉट रिवर्स, मगर साल खत्म हो गया मगर जो प्राइस लेवल पानी थी वो नहीं आई। व्हेन शुड द लॉस इन इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी सॉन। तो सीधा बताया कि ये जो लॉस हुआ इसको तुम कौन से क्वार्टर में बताओगे, तो सीधी बात है भाई, मार्केट प्राइस कब घटी थी, सेकंड क्वार्टर में। तो आंसर क्या आएगा, द लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस इज टेकन प्लेस इन सेकंड क्वार्टर में हुई थी। सो सच लॉस शुड बी कंसीडर फॉर सेकंड पीरियड ओनली, यानी सेकंड पीरियड में ही बताना पड़ेगा। क्लियर। एंड सम नंबर 8 लास्ट सम, 9 नंबर ऊपर वाले जैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। On 36/2018, A Limited incurred ₹2 lakh net loss from disposal of business segment। एक बिजनेस सेगमेंट बेच दिया तो 2 लाख का नुकसान हुआ। Also on 30/7/2018, the company paid 60,000 for property tax for the calendar year 2018. How the above transactions will be included in determination of net income of A Limited for 6 months। क्वेश्चन पे ध्यान देना, 3 मंथ नहीं है। अगर 3 मंथ होगा तो क्वेश्चन बदला जाएगा क्योंकि 30 को क्वार्टर खत्म हो जाता है। 6 मंथ इंटरिम पीरियड एंडेड ऑन 30/9/2018। तो देखो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन दिस क्वार्टर, सो ownership remain with the firm in this quarter, so it is not included in this quarter। यानी सीधी बात है कि आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है। क्लियर। अगर आपको पूछा इंटरिम पीरियड एंडिंग ऑन 39, तो कॉमन है कि भाई आपने इसी पीरियड में करा है तो इसको इसी पीरियड में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्म के पास ये क्वार्टर के अंदर उसकी पूरी की पूरी ओनरशिप थी। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली ओवर होता है।